हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2 4 5 चैप्टर नहीं बल्कि सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में और जो सिलेबस में नहीं है, जो सीबीएसई काट पीट चुका है, वो सारे वीडियोस आपको एक्सक्लूसिवली बनाकर आप तक पहुंचाए जाते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है बिल्कुल फ्री में। स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे। और क्लास 10th केमिस्ट्री का 5th चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो अंतिम चैप्टर है, इस वीडियो में उसके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। यानी कि जो एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, बोले तो हर थ्योरी के बाद जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे हम इस वीडियो में। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऑलरेडी हम इंटेक्स्ट क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम बचे हुए क्वेश्चन इस वीडियो में देखते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो 8वें नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। यानी कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की जो भी कमियां हैं, जो भी खामियां हैं उसमें, उनको कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दूर करता है। यानी कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो भी कमियां थी, जो भी खामियां थी, कैसे और किस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उन कमियों को, उन खामियों को दूर करता है, हमें यह बताना है। हमें पता है कि हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ज्यादा डोमिनेटिंग माना है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के ऊपर। तो कैसे वो कमियां दूर करता है, आइए समझते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल यह कहता था बच्चों कि एलिमेंट्स को हमने एटॉमिक मासेस के आधार पर अरेंज किया है। मतलब जो भी एलिमेंट्स हैं उनको उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस पर अरेंज किया है। और यही सबसे बड़ी कमी थी, यही सबसे बड़ी खामी थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने कहा कि भैया एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के क्रम में मत अरेंज करो, एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में अरेंज करो। यानी कि उनको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में elements are arranged in the order of increasing atomic number and not on the basis of increasing atomic mass। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज किया गया है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पर, और एटॉमिक मास के आधार पर नहीं किया। यही सबसे बड़ी खामी थी जो मेंडलीव के पास थी कि मास के दम पर अरेंज कर दिया। यही खामी को दूर किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने, क्योंकि उसने नंबर के दम पर अरेंज किया। अब क्या खामी आ रही थी उसमें, क्या एनोमलीज आ रही थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। पोटेशियम और आर्गन की पोजीशन को लेकर भाई साहब बड़े कंफ्यूजन हुई। जैसे पोटेशियम और आर्गन में, पोटेशियम बाद में रखा और आर्गन पहले रखा, लेकिन आर्गन का जो मास था वो ज्यादा था पोटेशियम के मास से। तो फिर आर्गन का जो मास था वो पोटेशियम के मास से ज्यादा था, तो फिर आर्गन को पहले रखना चाहिए था। लेकिन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आर्गन को बाद में रखना चाहिए था, लेकिन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आर्गन को पहले रखा और पोटेशियम को बाद में रखा। मतलब अपने मास के रूल का ही उल्लंघन किया। इस बात की, इस कमी को दूर किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि नंबर के हिसाब से तो आर्गन का नंबर कम था और पोटेशियम का नंबर ज्यादा था। आर्गन का नंबर जो है वो है 18 और पोटेशियम का जो नंबर था वो था 19। तो ये नंबर जो है ये ज्यादा नंबर है, इसलिए आर्गन को पहले रखेंगे और पोटेशियम को बाद में रखेंगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने ये पहली कमी को दूर किया। आर्गन और पोटेशियम के प्लेसेस को लेकर जो वायलेशन आ रहा था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ का, वो पीरियोडिक लॉ के वायलेशन इसमें नहीं आया, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तो कहता ही था कि मैं नंबर के दम पे अरेंज कर रहा हूं। और नंबर के हिसाब से आर्गन का पहले नंबर आता क्योंकि 18 एटॉमिक नंबर है, और पोटेशियम का बाद में नंबर आता क्योंकि 19 एटॉमिक नंबर है। तो फिर पोटेशियम को हमने बाद में रखा और आर्गन को पहले रखा। सो आर्गन वॉज प्लेस्ड फर्स्ट
इट वॉज प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम, बिफोर पोटेशियम। Why? Because it has less atomic number than potassium। तो जो कम होगा, जो छोटा एटॉमिक नंबर होगा, वो पहले आएगा। और ये कमी जो थी, ये रखा तो पोजीशन उसमें भी थी मेंडलीव में, लेकिन मास के हिसाब से तो आर्गन बहुत ज्यादा मास का था एज कंपेयर टू पोटेशियम। तो आर्गन का चूंकि मास ज्यादा था, पोटेशियम का कम था, तो आर्गन बाद में आना चाहिए था। लेकिन इस बात को जस्टिफिकेशन मिला किसमें? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि वहां मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के हिसाब से रखी गई थी जगह। दूसरी सेम चीज, ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट ये था कि भैया कोबाल्ट और निकल की पोजीशन में भी यही गलतियां थी। कोबाल्ट और निकल में कोबाल्ट का मास ज्यादा है, लेकिन निकल से वो पहले रखा आ रहा था। किसमें? मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। निकल का मास कम था, लेकिन फिर भी वो कोबाल्ट के बाद आ रहा था। हमने कहा भैया मेंडलीव का लॉ तो कहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो ये कैसा इंक्रीजिंग ऑर्डर? ज्यादा मास वाले को पहले रख दिया और कम मास वाले को बाद में रख दिया। लेकिन ये कमी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दूर हुई, क्योंकि जब इनके नंबर देखे गए तो नंबर के हिसाब से कोबाल्ट का नंबर आ रहा है 27 और निकल का नंबर आ रहा है 28। तो निकल का एटॉमिक नंबर ज्यादा निकला। तो सही बात थी कि कोबाल्ट पहले ही आएगा और निकल बाद में आएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऐसा कर रहे हैं। जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा वो पहले आ रहा है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वो बाद में आ रहा है। तो ये बिल्कुल सही तरीका था। इसलिए कोबाल्ट 27 कम है, पहले आ गया। निकल 28 ज्यादा है, वो बाद में आ गया। तो ये चीजें जो थी, ये कमियों को दूर किया गया। ये एनोमेलीज थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, कमियां खामियां थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के हिसाब से दूर हो गई। एक और बात, तीसरी बात, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स जरूरत ही नहीं थी। मेंडलीव में तो जरूरत थी, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल जरूरत नहीं थी, क्योंकि आइसोटोप्स किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, यानी कि एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो, तो वो एक दूसरे के आइसोटोप्स होते। एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, मतलब वो एक ही मां के बच्चे हैं, जिनके सबके वजन अलग अलग हैं, लेकिन सबकी पहचान एक ही है, सबके एटॉमिक नंबर एक ही है। उनको हम आइसोटोप्स बोलते। तो आइसोटोप्स आपस में भाई बहन हो गए एक दूसरे के। तो ये भाई बहन को अलग अलग वजन थे, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जगह मिलनी चाहिए थी, क्योंकि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल तो वजन अलग अलग होने के आधार पर ही बना था। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ यही कहता था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। तो सबके मासेस अलग अलग हैं, तो आइसोटोप्स को जगह क्यों नहीं दी गई? एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम जिनके वजन अलग अलग होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इन तीनों को जगह क्यों नहीं दी गई? मेंडलीव इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाया। इस खामी को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने दूर किया। कैसे? आइसोटोप्स के लिए भैया एक ही डब्बा बना दिया, बोले कि आइसोटोप्स को अलग अलग दूंगा ही नहीं मैं अपने उसमें जगह। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि भले इनके मासेस अलग है, लेकिन है तो ये एक ही मां के सारे बच्चे ना, मतलब इनकी पहचान तो एक ही है ना, मतलब इनका एटॉमिक नंबर तो एक ही है ना। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर ही डोमिनेटिंग है, क्योंकि पूरा जो चीज है वो एटॉमिक नंबर के दम पर ही चली है। जो एलिमेंट्स अरेंज हुए वो एटॉमिक नंबर के दम पर ही अरेंज हुए, तो फिर क्यों हम उनको अलग अलग जगह दें? इसलिए आइसोटोप्स के लिए कोई जगह की अलग से जगह की सेपरेट जगह की कोई जरूरत नहीं थी। और इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक डब्बा जैसे हाइड्रोजन के लिए बना दिया, तो उसी को आप प्रोटियम मान लो, उसी को ड्यूटेरियम मान लो, उसी को ट्रिटियम मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तीनों का नंबर 1 ही रहेगा, भले मास अलग है, होने दो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसकी कोई जरूरत नहीं थी। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये जो चीज थी, ये कुछ कमियां थी जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आ रही थी, जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस भी बनी, लेकिन इन खामियों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दूर कर लिया गया। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूं। अब आते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेम द 2 एलिमेंट्स you would expect to show chemical reactions similar to magnesium. What is the basis for your choice? भैया मैग्नीशियम से सिमिलर प्रॉपर्टी का एलिमेंट चाहिए। मैग्नीशियम की खास बातें देख लो और वही खास बातें किसी और एलिमेंट जिसमें देखो वो पकड़ लेना। मैग्नीशियम की खास बात क्या है? एटॉमिक नंबर है 12, 2,8,2 कॉन्फ़िगरेशन है। अगर सिमिलर प्रॉपर्टी चाहिए ना, तो उस एलिमेंट को ढूंढो जिसका मैग्नीशियम की तरह आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो।
जिसका मैग्नीशियम की तरह आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि वो भी मैग्नीशियम की तरह ही ग्रुप सेकंड का एलिमेंट हो, क्योंकि जो ग्रुप नंबर होगा उतनी वैलेंसी आएगी, तो 2 वैलेंसी मतलब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब ग्रुप नंबर 2 है। तो आप ग्रुप नंबर 2 का कोई भी एलिमेंट पकड़ लोगे, उसकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से सिमिलर ही होगी, क्योंकि उसके भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं पकड़ लेता हूं, बेरिलियम पकड़ लेता हूं, एटॉमिक नंबर बेरिलियम का 4, कॉन्फ़िगरेशन 2,2, देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। और कैल्शियम पकड़ लेता हूं, एटॉमिक नंबर 20, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, इसके भी देखो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इसके भी हैं, 2 इसके भी हैं। सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी क्योंकि सभी ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट है, तो ये ग्रुप 2 के एलिमेंट से जो एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, इसी को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। और एल्कलाइन अर्थ मेटल ये तीनों एलिमेंट है, तो तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। सिर्फ यही 3 नहीं, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम भी है, बेरियम भी है, रेडियम भी है, और भी एलिमेंट है वो भी ले सकते हो, बट ये कॉमन है जो 20 के अंदर ही आ जाते हैं, तो आप इनको लिख सकते हो। इनकी सबकी प्रॉपर्टी सेम है, ये सबकी प्रॉपर्टी सेम है। क्या आधार है, क्या व्हाट इज द बेसिस ऑफ माय चॉइस कि मैंने इनको क्यों सिलेक्ट करा, क्योंकि सभी ग्रुप नंबर 2 के हैं, सभी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, और सभी के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बेसिस है। अगर ये सब चीजें होती हैं तो वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपस में सिमिलर होती है, इसलिए मैंने इनको सिलेक्ट किया। क्लियर हो गया? तो इसलिए मैंने इनको सिलेक्ट करा क्योंकि इन सबके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। और भी कोई एलिमेंट हो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी इनके जैसी सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाएगा। और ग्रुप 2 का हिस्सा होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाएगा। क्लियर हो गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले क्वेश्चन पर फिर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है। देखो, नेम करना है हमें 3 एलिमेंट्स दैट हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अरे यार, सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल मतलब ग्रुप 1 के 3 एलिमेंट पकड़ लो। तो मैं पहला पार्ट कर रहा हूं, ग्रुप 1 के 3 एलिमेंट पकड़ लो। ग्रुप 1 याद है, एल्कली मेटल, उन सबके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। लिथियम पकड़ लो, सोडियम पकड़ लो, पोटेशियम पकड़ लो, खत्म, पहला पार्ट खत्म। ये 3 एलिमेंट है। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फ़िगरेशन 2,1। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,1। तीनों के आउटर मोस्ट शेल में 1-1 इलेक्ट्रॉन है। दिख गया? और होना भी चाहिए क्योंकि तीनों ही ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 1 बोले तो एल्कली मेटल्स, पहला ग्रुप, सबसे पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट हैंड साइड का ग्रुप है, ग्रुप 1 उसको बोलते हैं। उसके एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में, उसके कोई भी एलिमेंट हो, उसके आउटर मोस्ट शेल में 1-1 इलेक्ट्रॉन ही होगा। ये तीनों के 1-1 इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा बी पार्ट क्या बोल रहा है? 2 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अभी क्या है पिछला क्वेश्चन? अभी पिछला क्वेश्चन किया है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रुप 2 के पास ही पॉसिबल है। देख ले, मैग्नीशियम देख ले, एटॉमिक नंबर 12, 2,8,2। और कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, 2,8,8,2। दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। ये तो अभी किया पिछली बार, पिछला क्वेश्चन यही था। तीसरा, 3 एलिमेंट्स विथ फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। फिल्ड मतलब कंप्लीटली फिल्ड, मतलब नोबल गैसेस। नोबल गैसेस तो ग्रुप 18, नोबल गैसेस तो ग्रुप 18। कितने एलिमेंट? 3। हीलियम रख लो, नियॉन रख लो, आर्गन रख लो। इन तीनों के जो ऑर्बिटल हैं वो पूरे भरे हुए हैं, मतलब इनके पूरे आउटर मोस्ट शेल जो है पूरी तरीके से भरे। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी 2 है, मतलब पहली शेल ही है और पहली शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, कंप्लीटली फिल्ड मानी जाती है। क्योंकि पहली शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन रखने की है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन पर भी कंप्लीटली फिल्ड मानी जाएगी। तो भैया इसके 2 इलेक्ट्रॉन। नियॉन एटॉमिक नंबर 10 है, कॉन्फ़िगरेशन 2,8 है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो कंप्लीट है पूरे, क्योंकि सेकेंड शेल की कैपेसिटी 8 की है। आर्गन में भी 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18, 2,8,8। ये भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है जो इसको कंप्लीट मानते हैं, यानी कि ऑक्टेट रूल फॉलो करने वाला मानते हैं।
वैसे तो कई लोग सोचेंगे सर थर्ड शेल की कैपेसिटी तो 18 की है, लेकिन हम जो उनने बोला ना कंप्लीट विथ फिल्ड आउटर मोस्ट शेल, इसका मतलब ये फिल्ड मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की ओर, मतलब जहां पर वो स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल कहां पर होगा? ऑक्टेट रूल पर। और ऑक्टेट रूल क्या है? आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना। तो भैया आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो आपके एग्जांपल हो गए कौन से? हीलियम, नियॉन और आर्गन। तो हीलियम, नियॉन और आर्गन आपके एग्जांपल रहेंगे। क्लियर हो गया? तो ये तीनों पार्ट हैं, ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट था और ये वाला सी पार्ट था। स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन के भी दो पार्ट है, कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है? उसका ए पार्ट कहता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर ऑल मेटल्स दैट रिएक्ट विथ वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इज देयर एनी सिमिलरिटी इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स? यस। भैया ए पार्ट क्या बोल रहा है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों मेटल्स हैं और तीनों किसी भी तीनों वाटर के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। क्या इनके अलावा कोई और सिमिलरिटी है? बिल्कुल है। तीनों के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में तीनों के एक एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम का एटॉमिक नंबर, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फ़िगरेशन 2,1। इसका एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। और इसका एटॉमिक नंबर 19, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,1। सबके आउटर मोस्ट शेल में आप देख लो एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिमिलरिटी हो गई। मतलब फिर तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही होनी है, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। सभी ग्रुप 1 में है, ये भी सिमिलरिटी है। ऑल द एलिमेंट्स आर ऑफ ग्रुप 1, ऑल दीज एलिमेंट्स आर ऑफ ग्रुप 1। तो ये सारे एलिमेंट्स फर्स्ट ग्रुप के हैं, एल्कली मेटल्स हैं। तो ये भी सिमिलरिटी के एल्कली मेटल्स हैं। क्लियर हो गया? तो ये बात ध्यान रखना, जब भी आप एक ग्रुप के एलिमेंट्स को देखते हो बच्चों, तो एक ही ग्रुप के सारे एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, क्योंकि उनकी ग्रुप नंबर सेम है, यानी कि उनकी वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं केमिकल प्रॉपर्टी की ओर इशारा करती हैं, बताती हैं आपको केमिकल प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन। तो अगर वो वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो फिर केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर निकलेगी। नॉट एग्जैक्टली द सेम, बट यस ऑलमोस्ट द सेम, तो वो सिमिलर निकलेगी। क्लियर हो गया? तो ये इसका पहला पार्ट था। आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद इरेज करके मैं सेकंड पार्ट देखता हूं। आप पहला पार्ट स्क्रीनशॉट लें। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। बी पार्ट क्या कह रहा है? हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस एंड नियॉन इज अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी। व्हाट इफ एनीथिंग डू देयर एटम्स हैव इन कॉमन? यस, they will be considered as atoms of noble gases, क्योंकि हीलियम हो या नियॉन हो, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, कॉन्फ़िगरेशन इसका 2 और इसका 2,8। दोनों के आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है। बोथ एलिमेंट्स हैव कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल्स, completely filled shells. Both have complete octet. Both have complete octet. ये दूसरा सिमिलैरिटी।
दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है और इसी वजह से दोनों केमिकली रिएक्ट नहीं करते, या हीलियम बिल्कुल नहीं करता और जो नियॉन दिया है उसकी बहुत ही कम रिएक्टिविटी दी गई है। क्यों कम या क्यों ना के बराबर रिएक्टिविटी होती है? क्योंकि ये लोग कंप्लीट ऑक्टेट रखते हैं, यानी कि इनके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने हैं। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 है, ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहा है, और नियॉन के आउटर मोस्ट शेल में 8 है, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। सो बोथ हैव कंप्लीट ड्यूप्लेट स्लैश ऑक्टेट और ऑक्टेट, क्योंकि हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है और नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन दोनों की कैपेसिटी पूरी हो रही है। दोनों के फिल्ड शेल्स हैं जिसकी वजह से उनको ना इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। जितने हैं उतने में बहुत खुश हैं वो लोग इलेक्ट्रॉन लेकर रख के, तो उनको इलेक्ट्रॉन ना चाहिए ना उनको लूज करना है, इसलिए वो किसी से केमिकल रिएक्शन करेंगे ही नहीं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में या तो इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा या गेन करना पड़ेगा या शेयर करना पड़ेगा। ये कुछ नहीं चाहते तो ये केमिकल रिएक्शन करेंगे ही नहीं, क्योंकि पहले से ही इनके पास इनके कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट ड्यूप्लेट हैं, जिसके कारण ये ऑलरेडी स्टेबल है। सो बोथ ऑफ देम आर स्टेबल। ये भी लिख सकते हो आप तीसरा कि बोथ ऑफ देम आर स्टेबल। क्लियर हो गया? अब स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर द मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स? बड़ा सही क्वेश्चन है। पहले 10 एलिमेंट में से कौन कौन है जो मेटल्स हैं? हमें मेटल्स बताना है पहले 10 एलिमेंट्स में से। पहले हम पहले 10 एलिमेंट्स लिख लें। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये पहले 10 एलिमेंट हो गए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये पहले 10 एलिमेंट हो गए। अब इसमें से पूछा भैया कौन मेटल है, तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो देखो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता, मेटालिक कैरेक्टर घटता है। जब आप लेफ्ट से राइट ऐसे जाओगे ना तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ठीक है, इसका मतलब इस साइड मेटल नहीं है लेकिन इस साइड अच्छे मेटल है, लेकिन इसमें भी हाइड्रोजन और हीलियम नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया ये दोनों गैसेस हैं और ये नोबल, हीलियम तो नोबल मानी जाती है, हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल है, तो ये दोनों तो नहीं है आपके। ठीक है, फिर आता है लिथियम जो बिल्कुल मेटल है, और बेरिलियम ये भी मेटल है। तो लिथियम और बेरिलियम ये दोनों आपके मेटल्स हो गए, ये दो आपके मेटल्स हो गए। फिर बोरॉन, इट्स अ मेटलॉइड। बोरॉन के बारे में मैं बता दूं, ये आपका मेटलॉइड हो गया, ये आपका मेटलॉइड हो गया बोरॉन, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी दिखाता है। तो बोरॉन आपका मेटलॉइड हो गया। एंड देयर आफ्टर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सभी आपके नॉन मेटल्स हो गए। सो ऑल ऑफ देम आर नॉन मेटल्स। तो ये सभी आपके क्या हो गए? नॉन मेटल्स हो गए। सो ऑल ऑफ देम आर नॉन मेटल्स, यहां से बल्कि कार्बन से लेकर सारे आपके नॉन मेटल्स हो गए। वो भी नॉन मेटल्स है, उधर के दो हाइड्रोजन और हीलियम, वो भी नॉन मेटल्स है, ये भी सब आपके नॉन मेटल्स हो गए। हालांकि नियॉन हम नहीं कंसीडर करते क्योंकि नियॉन बेसिकली क्या होती है, नोबल गैस में आ जाती है, तो आप फ्लोरीन तक ही इसको मान कर सकते हो। और नियॉन फिर आपकी क्या हो गई? नोबल गैस हो गई। वैसे हीलियम भी आपकी नोबल गैस हो गई। हाइड्रोजन आपका फिर से नॉन मेटल हो गया, हाइड्रोजन फिर से आपका नॉन मेटल हो गया। तो अगर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि कितने मेटल्स हैं, हमसे क्वेश्चन में मेटल पूछा था, तो हमको क्लियर हो गया भैया मेटल्स जो हैं वो हमारे पास यही है। कौन? लिथियम और बेरिलियम। तो आंसर विल बी लिथियम एंड बेरिलियम। तो कोई आंसर पूछे तो बोलना लिथियम और बेरिलियम यही दो हैं जो मेटल्स हैं पहले 10 एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में है। पहले 10 कहां से? एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन से एटॉमिक नंबर 10 नियॉन तक। ये 10 एलिमेंट में सिर्फ लिथियम और बेरिलियम है जो दो मेटल्स हैं, बाकी या तो मेटलॉइड है या नॉन मेटल है या फिर नोबल गैसेस है। स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
अब स्टूडेंट इन टेक्स्ट क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन करते हैं। अंतिम क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में यह कहता है, बाय कंसिडरिंग देयर पोजीशंस इन द पीरियोडिक टेबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड एक्सपेक्ट टू हैव मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टर। इनमें से कौन सा एलिमेंट होगा जिसके पास मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टर होगा गिवन एलिमेंट्स में से? गिवन कौन से? गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन। आपको कौन कौन से एलिमेंट दिए गए, फिर से लिख देता हूं। गैलियम दिया हुआ है, जर्मेनियम दिया हुआ है, जर्मेनियम दिया हुआ है, आर्सेनिक दिया हुआ है, सेलेनियम दिया हुआ है और ब्रोमीन दिया गया है। ये 5 आपको एलिमेंट दिए गए, ये 5। एक चीज गौर करो बच्चों, ये जो 5 एलिमेंट आपको दे रखे हैं, ये 5 एलिमेंट जो आपको दे रखे हैं, ये कहीं ना कहीं सेम पीरियड में, मतलब ये पीरियड नंबर सबका सेम है, सभी सेम पीरियड में। क्योंकि आप देखोगे तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सब आप देखोगे तो सब आपको 4th पीरियड के मिलेंगे, सब सेम पीरियड के। ऑल ऑफ देम आर द मेंबर्स ऑफ 4th पीरियड। मतलब कहीं ना कहीं आप अक्रॉस द पीरियड जा रहे हो, कहीं ना कहीं आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो पीरियोडिक टेबल में, और लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करते हो तो मेटालिक कैरेक्टर, अभी मैंने लिखा था पिछले क्वेश्चन में, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, घटता है। सो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, सो मेटालिक कैरेक्टर विल डिक्रीज। इसका मतलब यह हुआ कि इनमें से गैलियम सबसे अच्छा मेटल है, उससे कम जर्मेनियम है, उससे कम आर्सेनिक है, उससे कम सेलेनियम है और उससे कम ब्रोमीन है, सबसे कम ब्रोमीन है। तो इसका मतलब इट कंटेन्स मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टर। जितने एलिमेंट्स दिए उसमें इसके पास मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टर होगा, और ब्रोमीन के पास मिनिमम मेटालिक कैरेक्टर होगा, सबसे कम मेटालिक कैरेक्टर होगा। सो इट विल हैव मिनिमम मेटालिक कैरेक्टर, सबसे कम होगा जितने एलिमेंट्स दिए उनमें से। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? मैक्सिमम, आंसर मिल गया गैलियम। सो गैलियम विल बी द आर आंसर। सो आंसर कोई पूछे तो आंसर इज गैलियम, जो हमको दे रखा है। क्योंकि हमको लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर घटेगा, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटालिक कैरेक्टर घटता है, इसीलिए गैलियम सबसे लेफ्ट हैंड साइड में है पीरियोडिक टेबल, जिस हिसाब से दिया गया है एलिमेंट, तो इसलिए गैलियम का जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इनमें से सबसे ज्यादा होगा। तो 5 एलिमेंट में गैलियम का मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, ब्रोमीन जो दिया है उसका सबसे कम होगा। हमसे सबसे ज्यादा पूछा था, गैलियम विल बी द आंसर। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं वीडियो कंक्लूड करूंगा। तो स्टूडेंट, आई होप आपको इंटेक्स क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में ये थे हमारे इंटेक्स क्वेश्चन। अगले वीडियो, आने वाले वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो 5th चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन से, उनको डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट के वीडियोज अवेलेबल हैं, जो magnetbrains.com पर अपलोडेड हैं, जिन्हें आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।